एक ही तरफ का दुख दिखता है आपको, एक तरफ ही लोग हैं। हमने बोल दिया तो हम रेपिस्ट की बच्ची है, हमारे मुंह से कुछ निकलेगा वो सच नहीं है। आपने 3-4 बार गैंगरेप बोला कि गैंगरेप में सहयोग किया। मैं आपसे बोल, कौन सी एफआईआर है मेरे पिता पे गैंगरेप करने की? क्या है असलियत आपके पिता के केस की? क्योंकि पीड़िता का कहना है कुलदीप सिंह सेंगर को वो एक डेमन के रूप में देखती हैं। मेरे पास ये कागज़ रखा है, ये कागज़ आप देख लें, ये इन्हीं का स्टेटमेंट है। इसमें क्या कहीं मेरे पिता का जिक्र होता है? ये पहली शिकायत है आपके हिसाब से? जी। लेकिन पीड़िता का उनके पक्ष का आरोप है कि बार बार नाम शामिल करने से यूपी पुलिस बच रही थी, दबाव डाला गया था उनके ऊपर। कहा यह भी गया था कि कुलदीप सिंह सेंगर के पास कुछ वीडियोस थे जिसके तहत जिनकी बिना पर सर्वाइवर को ब्लैकमेल किया गया। कि ये जो पीड़ित परिवार बताया जा रहा है, उनसे हमारी जो रंजिश कह ले वो आज का नहीं है, वो सन 2000 का है। अब इनके चाचा के ऊपर ये 17 मुकदमे हैं, यहाँ मैंने हाईलाइट करके भी रखा हुआ है। ये 12वां मुकदमा जो आप देखेंगे, 307 का जो मुकदमा है, उसमें ये मेरे चाचा के ऊपर गोली चला के भाग गए थे। जो आप कह रही हैं कि ये रंजिश का मुकदमा है? रंजिश का भी मुकदमा है भैया। और मैं एक और चीज़ कि बहुत पॉलिटिकल लोग भी इसमें जुड़े रहे हैं। तो आप क्या ये कह रही हैं कांग्रेस पार्टी के पीछे इन्वॉल्व है? बिल्कुल। पीड़िता के साथ सहानुभूति तो रखती होंगी ना? पीड़िता वो, अगर उनके साथ ऐसा कुछ हुआ होता जिससे मुझे उनके साथ सहानुभूति रखनी पड़ती। इनके चाचा का एक रिकॉर्डिंग भी है जहाँ पे ये सिखा रहे हैं अपने घर की ही बच्चियों को कि जाओ तुम अपनी अंदरूनी पार्ट्स में चोटें बना लो मेडिकल कराने जाने से पहले। लेकिन उन्होंने कहा, ये कोर्ट में प्रूव्ड है, ये ऑडियो लगी हुई है, मैं आपको प्रूफ सहित वो ऑडियो दूंगी। कुलदीप सिंह सेंगर का परिवार ये इल्ज़ाम लगाता है कि आप घटना के वक्त नाबालिग नहीं थी। क्यों सिर्फ इनके बयान के आधार पे हम पे चार्जशीट लगाई है? 6 अलग डेट ऑफ बर्थ है इनकी, 6 अलग डेट ऑफ बर्थ आई। तो आपने मेडिकल कराया ज़रूर, एम्स की रिपोर्ट आपने कराई ज़रूर, आरएमएल में बोर्ड बनवाया ज़रूर, उन्नाव सेंटर का मेडिकल उठाया ज़रूर कि 18 साल के ऊपर है। लेकिन क्यों फिर नाबालिग वाले सेक्शंस में इन्होंने चार्जशीट दायर? लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि कुलदीप सिंह सेंगर का परिवार अब तक क्यों चुप था, अब तक क्यों मीडिया कैमरे से दूर था? इसी का फायदा उठाया जा रहा है कि हमने मीडिया में आके नहीं बोल दिया कि अरे देखो हमारे साथ ये, देखो हमारे साथ गाली गलौज हो रही है, देखो हमारे साथ ये हो रहा है। कि हम बोलते रहे कि नहीं, हम एक सीधा रास्ता अपनाएंगे, हम जा रहे हैं, हम कागज उठा रहे हैं, हम जा रहे हैं। पीड़िता झूठ बोल रही है आपका मतलब? बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। मीडिया ट्रायल हुआ है मेरे केस में, मेरे सबूतों को नज़रअंदाज किया गया है। आप हर चीज़ मिटा सकते हैं, आप कागज़ नहीं मिटा सकते। आप एक फ़ोन करती हैं, आप राहुल गांधी जी से मिलाती हैं। मेरे पास नहीं है 100 लोग। मेरे को रेपिस्ट की बेटी बोल रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और इस समय हम लोग कुलदीप सिंह सेंगर के परिवार से मुखातब होने जा रहे हैं इस इंटरव्यू में। कुलदीप सिंह सेंगर का परिचय और उनके बारे में और उनके मुकदमे के बारे में आपने हाल फिलहाल सुना होगा। भाजपा के नेता रहे और विधायक रहे कुलदीप सिंह सेंगर पर साल 2017 में मुकदमा दर्ज हुआ कि उन्होंने उन्नाव के माखी गांव में रहने वाली एक नाबालिग लड़की का बलात्कार किया और सामूहिक बलात्कार में सहयोग दिया, और इसके अलावा नाबालिग लड़की के पिता की हत्या का भी मुकदमा कुलदीप सिंह सेंगर पे चला। कुछ साल मुकदमा चलने के बाद, महीनों के बाद, तो पहले कुलदीप सिंह सेंगर की गिरफ्तारी होती है साल 2018 में, और फिर एक लंबा वक्त बीतने के बाद निचली अदालत से सज़ा मिलती है दोनों मुकदमों में, गैंगरेप के मुकदमे में भी और पिता के हत्या के मुकदमे में भी। फिर साल 2025 में 23 दिसंबर को एक घटनाक्रम जन्म लेता है जब दिल्ली हाई कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को ज़मानत दी और उन्हें मिली सज़ा को निलंबित कर दिया, सस्पेंड कर दिया। लेकिन इसके ठीक 4 से 5 दिनों के अंतराल पे सुप्रीम कोर्ट ने एक और फैसला दिया, आदेश दिया कि दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया जो फैसला है उस पर स्टे लगाया जाए और फिर इस पे मुकदमे पे दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पे पुनः सुनवाई हो। ये प्रक्रिया चल रही है। कुलदीप सिंह सेंगर के परिवार के भी अपने आरोप हैं, उनकी भी अपनी सफाई है। परिजनों का कहना है कि मुकदमा वैसा नहीं है जैसा दिखता है, मुकदमे की कुछ और तहें भी हैं जिसे वो मीडिया के सामने लाना चाहते हैं। हमसे मुखातब हैं ऐश्वर्या सिंह सेंगर, कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी। वो इस मामले पे हमसे बात करना चाह रही है।
ललन टॉप में आपका स्वागत है जी। आपके पिता पर संगीन मुकदमे दर्ज हैं और कानून की नज़र में, आपकी नज़र में आपके पिता होने के नाते भले वो किसी भी ओहदे पे हों और किसी भी आत्मीयता के साथ आप उनको देखती हों, लेकिन कानून की नज़र में, ललन टॉप की नज़र में एक अपराधी भी हैं वो, ठीक है, और इससे कोई डिनाइल नहीं है। फिर आप जब ये बातचीत करना चाह रही हैं तो सबसे पहले मैं आपका मोटिव जानना चाहूँगा ऐश्वर्या जी। मैं ऐश्वर्या जी कह के बुला सकता हूँ? आप बिल्कुल ऐश्वर्या जी ठीक। कह के बुला सकते आपका मोटिव जानना चाहूँगा कि आप ये बातचीत क्यों करना चाहती? मैं आपको बताती हूँ मैं ये बातचीत क्यों करना चाहती हूँ। जब आप मेरे पिता के बारे में इंट्रोडक्शन दे रहे थे तो मैं बड़ी ध्यान से आपको सुन रही थी। आपने 3-4 बार गैंगरेप बोला कि गैंगरेप में सहयोग किया। मैं आपसे बोलती हूँ, मुझे एफआईआर दिखाइए, कहाँ कौन सी एफआईआर है मेरे पिता पे गैंगरेप पे सहयोग करने की? कौन सी एफआईआर है मेरे पिता पे गैंगरेप करने की? आपसे बात करने का मेरा मोटिव ही यही है भैया कि पूरे देश में इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई है मेरे पिता के मुकदमे के बारे में। मैं वो मिस इन्फॉर्मेशन दूर करने आई हूँ। पहले मुझे लगता था कि शायद मेरे तथ्य, मेरे केस के मेरिट्स इनफ है, लेकिन जब मैंने देखा कि किस तरह मेरे मुकदमे के बारे में लोग, अन्य सारे मीडिया चैनल हो भले ही, कुछ बिना वेरीफाई किए कुछ भी बोले चले जा रहे हैं, तो मेरा, और मैं कोई ये पिता होने के नाते, और मैं आपको इमोशनल आर्ग्यूमेंट्स देने नहीं आई हूँ, मैं भी एक वकील हूँ, मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी। अपने पिता के केस के दौरान ही मैंने लॉ की पढ़ाई करना स्टार्ट की। आज मैं एक वकील हूँ, अपने पिता का केस भी देखती हूँ साथ साथ, और मैं कोई आपसे इमोशनल अपील नहीं है ये मेरी। मेरा आपको बात करने की वजह ही यही है कि आप तथ्य जाने, आप सत्य जाने, कि आप अगली बार जब इंट्रोडक्शन मेरे पिता का देंगे ना, तो भगवान करे कि ज़रूरत ही ना पड़े, तब तक हम बाइज्जत बरी होके आए, लेकिन आप ये गैंगरेप जैसे शब्द नहीं इस्तेमाल कर रहे होंगे, क्योंकि आपको पूरी असलियत पता होगी। क्या है असलियत आपके पिता के केस की? क्योंकि जब मैं आज से 2 दिन पहले इस मामले की पीड़िता का इंटरव्यू कर रहा था और उनसे मैंने बात की, तो मामले की एक अलग सच्चाई और एक तथ्य के तौर पे ही और तार्किकता के तौर पे ही अलग बातें सामने आती हैं, जिन बातों को शायद आप इस इंटरव्यू में नकारेंगी, जिन बातों के ख़िलाफ़ आपके साक्ष्य होंगे जो अदालत में भी सबमिट किए होंगे आपने, उससे अलग पीड़िता के तर्क हैं। वो पीड़िता का कहना है कुलदीप सिंह सेंगर को वो एक डेमन के रूप में देखती हैं, ठीक है। वो गोंडा के वरिष्ठ नेता और कैसरगंज के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का नाम लेती हैं कि वो आपके पति का सहयोग कर रहे हैं और वो आपके पूरे परिवार पे धमकी देने, जान से मार डालने और जान से मारने की कोशिश करने, इस तरह के इल्ज़ाम लगाती हैं और वो टाइमलाइन गिनाती हैं इंटरव्यूज़ में कि इस तरह की बातें, इस तरह की वारदात की गई है, मेरे पिता को मार दिया गया है। तो मुझे नहीं पता कि सच किसका है। आपका सच ज़्यादा सही है, कुलदीप सिंह सेंगर का सच ज़्यादा सही है, या कानून की नज़र में ज़्यादा से उसको माना जाए? भैया, मेरा कन्विक्शन जो कानून के साथ जाता है, आप बताएं प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल आपका और मेरा भी कन्विक्शन कानून के साथ ही ज़्यादा है, क्योंकि वो जो बातें न्यूज़ चैनल्स पे बैठ के बोलती हैं या फिर उन्होंने जो आपसे पर्सनली बोली, आप मेरे पिता को कैसा भी रूप में देखना चाहे आप देखना चाह सकती हैं, आपकी पर्सनल वजहें हैं, आपके पर्सनल उसमें पॉलिटिकल मोटिव्स हैं, उसमें पर्सनल मोटिव्स हैं, वो आपके, लेकिन जो वो टाइमलाइन गिनाती हैं उनसे कहिए उस टाइमलाइन के साक्ष्य दें, क्योंकि मैं तो यहाँ साक्ष्यों के साथ बैठी हूँ ना। मैं एक एक चीज़, जो भी चीज़ मेरे मुंह से निकलेगी, मैं उसके साथ आपको एक कागज़ दिखाऊंगी, मैं उसके साथ आपको एक साक्ष्य बताऊंगी। मैं कोई भी बात कहीं से भी उठा के कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, सारी बातें जो उन्होंने मीडिया में बताई वो इतनी दर्दनाक एक तरह से कहानी बताई गई है कि वो किसी को भी बताई जाएगी। मैं भी एक बिटिया हूँ, मुझे भी ये बताई जाती है कि किसी और बच्ची के साथ ऐसा हुआ है, तो शायद मुझे भी बहुत दुख होता, शायद मैं भी ट्विटर के उसी जमावड़े में होती, गालियाँ लिख रही होती कि इस आदमी के साथ ये हो जाना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जस्ट बिकॉज हमारा सच आज तक हम किसी को बता नहीं पाए और वो कोर्ट के बियॉन्ड हम नहीं कन्वे कर पाए, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा सच ख़त्म हो गया है, हमारे तथ्य ख़त्म हो गए हैं। और आपके साथ बैठने का मेरा मकसद ही यही था, मेरी रिक्वेस्ट ही यही थी कि जो साक्ष्य है इस मुकदमे में,
जो वो टाइमलाइन बताती हैं वो कितनी सच्ची है, कितनी सच्चाई है उस टाइमलाइन में, वो आप जाने। लेकिन इस बातचीत में आए, लेकिन आप तो पीड़िता के साथ सहानुभूति तो रखती होंगी ना? मैं पीड़िता वो अगर उनके साथ ऐसा कुछ हुआ होता जिससे मुझे उनके साथ सहानुभूति रखनी पड़ती, मैं बिल्कुल रखती। मैं तो उनसे आग्रह करना चाहती हूँ कि आप अपनी अंतरात्मा में झांकिए, आप अपनी अंतरात्मा में झांकिए और आप सोचिए कि आप क्या कर रही हैं। 8 साल से एक निर्दोष आदमी जेल में बंद है, 8 साल से। बताइए क्या है सही टाइमलाइन आपके हिसाब जी, से? मैं 4 जून 2017 की घटना है। आप बताइए बात कहाँ से शुरू करना चाहेंगी? मैं बिल्कुल आपको बताती हूँ। पहली बात तो आपने गैंगरेप से बात स्टार्ट की थी, तो मैं वहीं से बात स्टार्ट करती हूँ। पीड़िता पहला मुकदमा जो लिखवाती हैं वो 20 जून 2017 को ये पुलिस में बयान देती हैं। कहती हैं 11 जून को मेरे साथ एक घटना हुई थी जिसमें शशि सिंह और उनकी बेटी ने मुझे नौकरी का झांसा देकर बुलाया और उसके बाद मैं एक गाड़ी में बैठ के इनके साथ गई और जहाँ 3 लड़कों ने मेरे साथ गलत काम कर दिया। 3 लड़के कौन? शुभम सिंह जो कि शशि सिंह के बेटे हैं, एक नरेश तिवारी, एक ब्रिजेश यादव। उसके बाद 22 को इनका जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने 22 जून तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने तो कुछ नहीं था। इसके बाद उन्होंने मीडिया इंटरव्यू भी दिया है आके और उसमें वही सेम बातें दोहराई हैं। मेरे पास ये कागज़ रखा है, ये कागज़ आप देख लें, ये इन्हीं का स्टेटमेंट है। इसमें क्या कहीं मेरे पिता का जिक्र होता है? ये पहली शिकायत है आपके हिसाब से? जी, ये इसमें कहीं भी ये कहती हैं कि शशि और निधि ने बुलाया और फिर ये लड़के ले गए और मेरे साथ ऐसा ऐसा काम कर दिया। अब 4 जून तो इसके पहले ही आता है ना, तो मतलब इन्होंने अभी तक मन नहीं बनाया है मेरे पिता का इस मुकदमे में नाम लेने का। जी, ये सारे कोर्ट में लगे हुए कागज़ हैं। मैं पहले रेफरेन करती थी ये बोलने में, लेकिन क्योंकि ट्रायल एक ऑल्टरनेट भी हमारा चल ही रहा है तो ज़रूरी हो गया सॉरी ये सब बताना। उसके बाद गांव में एक पंचायत बुलाई जाती है इनके चाचा की तरफ से, जहाँ पे ये प्रस्ताव रखा जाता है कि इनकी शादी शुभम सिंह जो कि शशि सिंह के बेटे हैं करा दी जाए। मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहती हूँ कि हम सब एक ही जात के हैं, तो वहाँ पे प्रस्ताव रखा जाता है क्योंकि शुभम सिंह और जो ये पीड़िता हैं उनका जात और उम्र सेम है, तो उनके चाचा की तरफ से प्रस्ताव रखा जाता है कि शादी करा दी जाए उनकी। शशि सिंह साफ उससे इनकार कर देती हैं कि मैं ये शादी नहीं कराऊंगी क्योंकि ये किसी और के साथ गई थी, ये मेरे बेटे के साथ नहीं गई थी। मेरे पिता उस पंचायत में मौजूद थे। इसके बाद ये पूरी गैंगरेप की घटना लिखाई गई। मेरे पिता ने सिर्फ एक आवाज़ उठाई वहाँ पे, जो कि शायद उनकी सबसे बड़ी आप गलती आज कह लीजिए पीड़िता की नज़र में, क्योंकि पीड़ित परिवार उसी के बाद से इस पे लग गया, कि उन्होंने कहा कि औरतों का नाम गैंगरेप जैसे मुकदमे में मत लिखाइए। एक सेकंड, मैं टाइमलाइन क्लियर करना चाह रहा हूँ आपसे। मतलब बात समझ गया, लेकिन मैं क्लैरिटी करना चाह रहा हूँ। जी। शिकायत देने के बाद एक पंचायत होती है जी। पंचायत में नहीं, इनके आने के बाद एक पंचायत होती है, उसके बाद शिकायतें कराई जाती है। ठीक है, इनके आने के बाद, कहाँ से आने के बाद? जी, पुलिस ये औरैया से इनको पुलिस रिकवर करके लाई थी। और मैं उसके लिए भी बता देती हूँ कि किस मुकदमे में क्या वारदात थी? इनकी मदर ने बताया कि ये 11 जून की घटना बताती हैं, लेकिन इनकी मदर 6-7 दिन बाद ये जाती हैं कंप्लेन लिखाने और कहती हैं कि मेरी बेटी मिल नहीं रही है। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराती है। उसमें पुलिस तहकीकात स्टार्ट करती है, जिसके बाद नरेश तिवारी को ढूंढा जाता है। नरेश तिवारी को पुलिस थाने में बैठाया जाता है। इनका नरेश तिवारी से कॉल रिकॉर्डिंग लगी हुई है उसमें, जहाँ पे नरेश तिवारी से बहुत फ्रेंडली है, इनकी जान पहचान है। वो कॉल रिकॉर्डिंग कोर्ट रिकॉर्ड्स में है। उसके बाद पंचायत जब ये आ जाती हैं, पुलिस वो हो जाता है, फिर पंचायत बैठाई जाती है, जिसके बाद ये मुकदमा लिखाया जाता है। ठीक है। और उस पंचायत में इनके चाचा कहते हैं कि आप शादी करवा दीजिए। शशि सिंह इसका विरोध करती हैं और कुलदीप सिंह सेंगर, इसमें आपके पिताजी उसमें स्टैंड लेते हैं। उसमें शशि ये बोलते हैं कि बाकी आपका आपस में, लेकिन आप गैंगरेप का मुकदमा लिखाने जा रहे हैं किसी के ऊपर, उसमें किसी की अभी महिलाओं का नाम मत लिखाइए। किसी की माँ है, वो बच्ची, उसकी अभी शादी नहीं हुई है, ये गलत है। मतलब शशि सिंह आपके परिवार से ताल्लुक रखती हैं? नहीं, बिल्कुल हमारे परिवार से नहीं। हम सब, चाहे वो शशि सिंह हो, चाहे वो पीड़िता हो, चाहे हम हो, हम सब एक गांव के हैं और एक ही
जो गांव का एक वो होता सिस्टम होता है, माकी गांव जो है जी जी उन्नाव का। जी जी। और इसी के साथ साथ ये आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि ये जो पीड़ित परिवार बताया जा रहा है, उनसे हमारी जो रंजिश कह लें, इनके मन में जो हमारे प्रति द्वेष भाव कह लें, वो आज का नहीं है, वो सन 2000 का है। अब इनके चाचा के ऊपर ये 17 मुकदमे हैं, यहाँ मैंने हाईलाइट करके भी रखा हुआ है। ये 12वां मुकदमा जो आप देखेंगे 307 का जो मुकदमा है, उसमें ये मेरे चाचा के ऊपर गोली चला के भाग गए थे। सन 2000 में प्रधानी चुनाव के वक्त, इनके हमेशा से पॉलिटिकल एस्पिरेशंस वो सब रहे हैं, तो ये प्रधानी का चुनाव चल रहा था, उसी में ये मेरे चाचा के ऊपर गोली चलाए, उसके बाद वहाँ से फरार हो गए थे। 2016 में ये आते हैं, इसी में ये सज़ा हुई है। साल 2000 में इनके ऊपर 384, 504, 506 आईपीसी का मुकदमा दर्ज होता है, जिसमें आपके चाचा के ऊपर फायरिंग करते हैं। जी जी जी। इनके चाचा 17 मुकदमे हैं सर। इसके पहले कि नाम मत लीजिए, मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं उनके चाचा का भी नहीं नाम लूँगी, बट उनके ऊपर 17 मुकदमे हैं। वो हिस्ट्री शीटर हैं और उनकी पूरी हिस्ट्री शीट मैंने आपके सामने रख दी है। और ये साल 2016 में फिर वापस आते हैं। ये साल 2016 में फिर पंचायत चुनाव, प्रधानी के चुनाव के वक्त ही ये वापस आते हैं। फिर प्रधानी के चुनाव लड़ने के मन से ये वापस आते हैं। उस साल भी मेरे परिवार की ही मेरी चाची वहाँ से प्रधान होती हैं। तो ये सिर्फ एक इधर रंजिश नहीं हुई कि इनको लगा कि हम इनके अगेंस्ट हैं, इनके मन में कहीं ना कहीं हमारे प्रति द्वेष भावना राजनीतिक कारणों से पहले भी रही है। तो 2016 में जब मेरी चाची जीत जाती हैं, उसके बाद भी इन्होंने उस वक्त सहमति पत्र बंटवाए थे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि हमें प्रधानी का चुनाव लड़ना है, हमें गांव का प्रधान बनना है, हमें भी एक मौका दिया जाए, ये सारी चीज़ें। तो ये सब कहीं ना कहीं पॉलिटिकल जो इनके एस्पिरेशंस हैं और वो सब जो पूरे नहीं हो पा रहे थे, उसका भी कारण है। उसका कारण ये मुकदमा है? बिल्कुल, इसका कारण ये मुकदमा है। जब ये पंचायत हुई, उसके बाद जब ये बहुत हमसे चिढ़ गए, तो इनके चाचा ने इसके पहले इसका भी आप वही मैं कह रही हूँ कि क्या ये जो मुकदमा है, क्या ये इतने छोटे कारणों से आपको लगेगा? हो सकता है हम लोग शहर में बैठे हैं, शायद आप इस वजह से इस बात को ना समझ पा रहे हो, लेकिन जो लोग गांव के हैं, जो ग्रामीण हैं, उनसे पूछिए कि प्रधानी का चुनाव जब होता है तो किस तरह से रंजिशें बनाई जाती हैं। इनके चाचा का एक रिकॉर्डिंग भी है जहाँ पे ये सिखा रहे हैं अपने घर की ही बच्चियों को कि जाओ तुम अपनी अंदरूनी पार्ट्स में चोटें बना लो मेडिकल कराने जाने से पहले। तो ये भी तो नहीं बिलीव कोई कर सकता कि कोई चाचा अपनी भतीजी से ऐसे कहेगा, लेकिन उन्होंने कहा, ये कोर्ट में प्रूव्ड है, ये ऑडियो लगी हुई है, मैं आपको प्रूफ सहित वो ऑडियो दूंगी। तो इसके ये सवाल कि कोई अगर आदमी अपनी भतीजियों से ये कह सकता है कि प्राइवेट पार्ट्स में जाइए आप खरोचे चोट बनाइए मेडिकल कराने से पहले, तो क्या कोई आदमी ये नहीं बोल सकता कि आप ऐसा मुकदमा लिखाइए इनके ऊपर? क्योंकि मुकदमे तो वो ऑलरेडी एक परिवार पे लिखा ही रही थी। जो आप कह रही हैं कि ये रंजिश का मुकदमा, मैं भी यूपी से ताल्लुक़ रखता हूँ, बनारस मेरा घर है और प्रधानी के चुनाव मैंने भी देखे हैं। रंजिश का भी मुकदमा है भैया। और मैं एक और चीज़ कि बहुत पॉलिटिकल लोग भी इसमें जुड़े रहे हैं। जैसे आप बेहतर जानते होंगे, इनकी माँ 2022 में चुनाव भी लड़ चुकी हैं विधानसभा का, उत्तर प्रदेश उन्नाव सदर की सीट से। प्रियंका गांधी जी उनको चुनाव प्रचार कराने ले गई थी। तो आप क्या ये कह रही हैं कांग्रेस पार्टी इनके पीछे इन्वॉल्व है? बिल्कुल, क्योंकि वो भी भारतीय जनता पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं के नाम लेती है इंटरव्यू में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में मेरे पिता 2019 से नहीं है। जब से इन्होंने मेरे पिता पे मुकदमा लिखाया और क्या कहते हैं ऐसा माहौल क्रिएट किया, ऐसा मीडिया प्रेशर क्रिएट किया, तो मेरे पिता भारतीय जनता पार्टी में 2019 से नहीं है। उसके पहले मेरे पिता ने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत कांग्रेस पार्टी के साथ ही की है। वो 4 बार के विधायक रहे हैं, 3 अलग अलग उन्नाव में ही 3 अलग अलग क्षेत्रों से विधायक रहे हैं। साल 2017 की जो घटना थी उसमें एक शिकायत का मैं इसमें आपको इसलिए ये कंप्लीट करना चाहती हूँ ताकि आपको पूरा वो समझ में आए। प्लीज गो अहेड। अब ये पंचायत हो गई, मेरे पिता का इस पंचायत तक चार्जशीट दाखिल जून का वो है, अगस्त तक मेरे पिता का कहीं कोई नाम नहीं है। 17 अगस्त 2017 को ये मुख्यमंत्री जी को एक चिट्ठी लिखती हैं
जिसमें वो पूरी कंप्लेन जो है वो यही कंप्लेन है गैंगरेप वाली, कि शशि सिंह जी ने इनको 11 तारीख को बुलाया और उसके बाद इनके साथ लास्ट की 4 लाइनों में ये लिखती हैं कि कुलदीप सिंह सेंगर ने भी 4 जून 2017 को 2 बजे मेरे साथ ये काम किया। उसी कंप्लेन में आखिरी 4 लाइन। तो इन्होंने हमको 11 तारीख से भी पहले ले जाके खड़ा कर दिया और कहा कि कुलदीप सिंह सेंगर ने, आप वो कंप्लेन देखेंगे उसमें लास्ट 4 लाइनों में वो चीज़ लिखी हुई है और समय लिखा हुआ है 2 बजे। अब पहली बात, 2 बजे का समय इन्होंने बोला है। मेरे पिता का फेसबुक पेज आज भी एक्टिव होगा और ये मेरी माँ के साथ वो मौजूद हैं गंगा दशहरा के कार्यक्रम में। और हमारे उसी दिन की तस्वीरें, ये उसी दिन की तस्वीरें इसमें आप पढ़ सकते हैं। और ये मेरे पिता के फेसबुक पेज अभी भी अगर सक्रिय है तो उसमें भी लोग जाके देख सकते हैं। 4 जून 2017 की ही ये पिक्चर है, वो मेरी माँ के साथ गंगा दशहरा के कार्यक्रम में मौजूद है जी। तो उन्होंने उसमें समय बताया 2 बजे। उसके बाद सितंबर में वो एक इंटरव्यू देती हैं मीडिया में जिसमें वो समय बताती हैं 6 बजे। फाइनली फरवरी 2018 में जब वो अपनी 156(3) दायर करती हैं, उसमें वो समय उसको बदल देती हैं, 8 से 8:30 बजे कर देती हैं रात का। तो कहाँ वो दोपहर 2 बजे से शुरू हुई थी और वो रात के 8:30 बजे 8 साढ़े 8 बजे तक आ गई। और इन सारे समय पे मेरे पिता की CDR लोकेशन CBI ने खुद निकाली है और वो कहीं भी इस अलेजेड इंसिडेंट की जगह पे है ही नहीं, 17 किलोमीटर। ऐश्वर्या जी, यही सवाल मैंने सर्वाइवर से पूछा था कि जब आपका स्टेटमेंट आया सुप्रीम कोर्ट से स्टे के बाद, जब आपके परिवार की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया था बड़ा सा, कि आपको बोलने का, आर्ग्यू करने का मौका ही नहीं दिया गया था। एक लंबा स्टेटमेंट था जो 2 दिन पहले का है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके बारे में सेंगर के परिवार के लोग या कुलदीप सिंह सेंगर के परिवार के लोग ये कह रहे हैं कि आपका एक बयान 2 बजे का आता है, आपका एक बयान 6 बजे का आता है, फिर आपका एक बयान 8 बजे का आता है। तो मैंने ये सवाल किया था उनसे और उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने कभी भी अपना बयान नहीं बदला, मेरा सारा बयान 8 बजे का ही। नहीं, बिल्कुल ये सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं और ये सारे मैं आपको दस्तावेज़ मैं आपको साथ में दिखाती जाऊंगी। इनका इंटरव्यू, हर चीज़, हमारे जजमेंट तो पब्लिक है सर, जजमेंट मौजूद है। हर आदमी मेरा जजमेंट निकाल के पढ़े और देखे, ये 3 टाइम में उसमें मौजूद है। ऐश्वर्या जी, 2-3 चीज़ें और हैं इसमें। जब आप शिकायतों का जिक्र कर रही हैं तो कुछ और शिकायतें, इन्होंने बहुत सारे और इम्प्रूवमेंट्स किए। मैं लीगैलिटीज़ में तो जा ही नहीं रही हूँ अभी भैया। हाँ, लेकिन मैं शिकायतों का जिक्र कर रहा हूँ कि इनका कहना है कि 11 से 20 जून तक माखी गांव से 3 लोग, शुभम सिंह, ब्रजेश यादव और अवधेश राणा ने उनको अगवा किया, नशीला पदार्थ खिलाकर कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार किया गया। उसके उन तीनों के खिलाफ 363, 366, 376 और 506 के FIR लिखी गई। ये कहना है कि कथित तौर पे मेडिकल जांच में देरी हुई और इसके लिए वजह से सर्वाइवर को अपने रिश्तेदारों के साथ रहने के लिए दिल्ली भेज दिया गया। आप कह रही हैं कि आपके पिताजी का नाम नहीं था, लेकिन पीड़िता का, उनके पक्ष का आरोप है कि बार बार नाम शामिल करने से यूपी पुलिस बच रही थी, दबाव डाला गया था उनके ऊपर। कैसे दबाव डाला गया था भैया? आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने बयान दे रहे हैं, आप अपना इंटरव्यू मीडिया में जाके दे रहे हैं। CBI भी तो जांच हुई है, इसमें CBI जांच हुई है। अगर मेरे मुकदमे की जांच हुई है तो इनके भी मुकदमे की जांच हुई है। कौन सा लिंक है? क्या हम आज इनका केस चल रहा है जो गैंगरेप वाला, वो अभी भी अंडर ट्रायल है, वो जो चल रहा है, क्या उसमें हमारा नाम है? क्या उसमें हमारा लिंक है? हमारा इन 3 लड़कों से क्या वास्ता है? क्या मेरी शशि सिंह से हमारे जजमेंट में नोटेड है कि ना 4 तारीख को, ना 4 तारीख से पहले, ना 4 तारीख के बाद मेरी कभी शशि सिंह से बात ही नहीं हुई है। देर आर नो फोन कॉल एक्सचेंजेस बिटवीन शशि सिंह एंड कुलदीप सिंह सेंगर, और फॉर दैट मैटर कुलदीप सिंह सेंगर और एंड दिस पर्सन। नो फोन कॉल एक्सचेंज। कैसे बात हो रही है? आप कह रही है फ़ोन से बुलाया, फ़ोन से कॉल करके बुलाया। कहाँ है वो फ़ोन रिकॉर्ड जिससे आपको कॉल करके बुलाया गया? कहा यह भी गया था कि कुलदीप सिंह सेंगर के पास कुछ वीडियोस थे जिसके तहत जिनकी बिना पर सर्वाइवर को ब्लैकमेल किया जा रहा था। कहाँ है वो वीडियोस? ये मैं बताती हूँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इन्होंने अपनी टेस्टिमनी में बोला है कि मैं 4 जून 2017 से ना पहले कभी कुलदीप सिंह से, ये इनकी टेस्टिमनी है, कोर्ट टेस्टिमनी, ना कभी पहले मिली हूँ और ना कभी बाद में मिली हूँ। 4 जून को जो इन्होंने समय बताया, इन्होंने कहा मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ, उसके पहले ना मैं उन्हें जानती थी ना कुछ। एक 173(8) की एक वो होती है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए एप्लीकेशन डाली जाती है, उसमें ये माताश्री की तरफ से इनकी डाली गई थी
इसमें वो बोलती हैं कि कुलदीप सिंह सेंगर द्वारा मुझे हर सैटरडे संडे बुलाया जाता था, उनके पास एक एमएमएस था जिसके वजह से वो मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे। आप वर्जिन्स, आप सुनिए ना कि कितनी डिफरेंस है। आप कोर्ट टेस्टिमनी में जाके, क्योंकि आपके पास ये चीज़ जो आपने बोली एकदम झूठ है, आप इसको कहीं से साबित ही नहीं कर सकते। हर सैटरडे संडे बुलाया जाता था, फिर आपने कोर्ट में जाके क्यों कह दिया कि मैं पहली बार और आखिरी बार मिली? अगर ऐसी बात है, अगर उनके पास वीडियोस थे आप हर सैटरडे संडे, तो कोर्ट में आपने क्यों कहा कि वो एक ही दिन है जिस दिन मैं उनसे मिली हूँ? और असल बात तो ये है भैया, ये आज तक मिली ही नहीं है। ये जब बयान देने आई हैं तब उन्होंने पहली बार देखा होगा फिजिकली मेरे पिता को, क्योंकि मेरे पिता ने इनको पहली बार उस वक्त देखा है। मतलब मेरा क्लेम इसीलिए ये था कि अगर मेरे पिता ने इनको नजरों से देखा हो, आंख उठा के देखा हो कि ये बच्ची कौन है। लेकिन आप लोग तो गांव तो एक ही है आप लोगों का। ये देख, बिल्कुल गांव एक और है। आपका गांव का जो मौजा है वो बड़ा भी नहीं है, बहुत नहीं, विशाल। हमारा बहुत बड़ा गांव है। पहली बात तो अन्य गांव के कंपैरिजन में हमारा गांव बड़ा गांव माना जाता है। आपका घर और पीड़िता का घर बिल्कुल पास है। ये जैसा कि ये बताती है, मैंने इनके खुद के इंटरव्यूज में सुना है, शायद ये वहाँ रहती भी नहीं थी, या अपने मामा पक्ष में कहीं रहती थी। और मेरे पिता भी, हम लोग वहाँ पे रहते नहीं हैं। मेरे पिता भी, क्योंकि वो हमारा पुश्तैनी घर है, तो वहाँ से अपने रूट्स नहीं ख़त्म करना चाहते हैं, तो इसी वजह से वो आते जाते रहते थे। हर संडे को जनता दरबार लगाते थे, सैटरडे रुकते थे। कोई परमानेंट हम वहाँ के निवासी नहीं है, परमानेंट हम वहाँ हम भी नहीं रहते। लखनऊ में ज़्यादा रहना जी होता है। जी। ओके जी, आप बता रही थी कि कोई मुलाकात ही नहीं हुई थी। कभी मुलाकात नहीं हुई। इसीलिए मैंने एक क्लेम किया कि अगर ये बता देना कि आप बोलती हैं वीडियोस बनाए गए, ये बनाए, कहाँ है? सीबीआई ने जांच की हुई है, ये सब सबूत क्यों नहीं लगाए सीबीआई ने? क्यों प्रेशर में चार्जशीट लगाई? क्यों सिर्फ इनके बयान के आधार पे हम पे चार्जशीट लगाई है? 6 अलग डेट ऑफ बर्थ है इनकी, क्यों नहीं उसको कंसिडर किया? क्यों नहीं मेडिकल कंसिडर किया? आपने 6 अलग डेट ऑफ बर्थ आई तो आपने मेडिकल कराया ज़रूर, एम्स की रिपोर्ट आपने कराई ज़रूर, आरएमएल में बोर्ड बनवाया ज़रूर, उन्नाव सेंटर का मेडिकल उठाया ज़रूर कि 18 साल के ऊपर हैं, लेकिन क्यों फिर नाबालिग वाले सेक्शंस में इन्होंने चार्जशीट दायर की? प्रेशर ही था। ये किस तरह का प्रेशर था, मैं ये पूछना चाहती हूँ। अगर आपके सामने 3 बड़ी संस्थाओं की मेडिकल रिपोर्ट है कि वो 18 साल के ऊपर थी, तो आपने क्यों पॉक्सो के सेक्शंस के तहत, किसके कहने पे? क्या अगर आपको कंफ्यूजन ही नहीं था तो आपने मेडिकल क्यों कराया? और अगर वो कंफ्यूजन था तो आपने क्यों फिर पॉक्सो के सेक्शंस में कराया? सिर्फ इनके कहने पे। सोल टेस्टिमनी, अगर आप मुझसे भी बेहतर जानते होंगे कि अगर पॉक्सो का मुकदमा है, सोल टेस्टिमनी काफी है सर्वाइवर की। हमें उसी के तहत हमें जो सजा हुई है, हमें सजा सिर्फ इनकी टेस्टिमनी पे की गई है। ना पॉक्सो का मुकदमा बनता है, ना इनकी टेस्टिमनी स्टर्लिंग क्वालिटी की है। कुछ देखा ही नहीं जा रहा है। हर वक्त पे प्रेशर बना दिया जा रहा है, संस्थाओं पे प्रेशर, एजेंसियों पे प्रेशर, अब कोर्ट पे प्रेशर। कौन बना रहा है? आपको नहीं पता है कौन बना रहा है? जंतर मंतर पे हम तो नहीं बैठे थे भैया। देखिए, मैंने हर चीज का सीधा रास्ता अपनाया है। 8 साल से हम लड़ रहे हैं, ठीक है। ट्रायल कोर्ट में जब हमारे, जो मैं सबूत आपको दिखा रही हूँ, सब नज़रअंदाज करके, हर चीज़ नज़रअंदाज करके जब हमको सज़ा भी कर दी गई, हमने हाथ जोड़ के कहा हमें न्यायपालिका पे विश्वास है, हमें कोर्ट पे विश्वास है, हमें भगवान पे विश्वास है, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। हम 8 साल से लड़ रहे हैं। हमारे साथ ये नहीं है कि जब हमारे खिलाफ आ जाए कोई भी चीज़ तो हम कह दें कि नहीं अब कोर्ट बिक गया। कैसी गंदी बातें हैं। आपके पक्ष में आए तो कोर्ट सही है, आपके पक्ष में बोले तो एजेंसी सही है, जो आपके पक्ष में ना बोले वो इंसान गलत है, वो जांच एजेंसी गलत है, वो संस्था गलत है। आप जिस बात पे सवाल उठा रही हैं ऐश्वर्या जी, मैंने सर्वाइवर से सवाल किया था। मैंने उनसे पूछा कि आरोपी का और कुलदीप सिंह सेंगर का परिवार ये इल्ज़ाम लगाता है कि आप घटना के वक्त नाबालिग नहीं थी, ठीक है। मैंने यह सवाल किया उनसे और उनका ये कहना था कि उन्होंने मुझे जन्म दिया है या मेरे जन्म के समय वो लोग थे, मेरी माँ ने जन्म दिया और मुझे पता है कि मैं उस समय बालिग थी और मेरी माँ को पता है कि मैं उस समय नाबालिग थी या नहीं थी। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं इसमें बताऊंगी। सोल टेस्टिमनी जो इनकी कंसिडर की गई है, जो कोर्ट में टेस्टिमनी देती हैं, उसमें इन्होंने डेट ऑफ बर्थ अपनी बताई है 2002 का हमारे केस में सिर्फ एक डॉक्यूमेंट है, टीसी, एक एबीएस स्कूल की। वो टीसी फोर्ज सर्टिफिकेट है। सीबीआई ने अपनी जांच में पाया कि वो फोर्ज्ड है।
जो टीसी लगा के इन्होंने 2002 की अपनी उम्र बताई वो फोर्स्ड है। अगर आप इतना सही बोल रही तो आपने नकली टीसी क्यों लगाई? आपके चाचा के उसमें दस्तखत हैं, नकली टीसी लगा के इन्होंने 2002 का समय बताया। मेडिकल ऑसिफिकेशन टेस्ट में क्या सामने आया था? मैं बताती हूँ, इनके 3 मेडिकल ऑसिफिकेशन टेस्ट हुए हैं। मेडिकल ऑसिफिकेशन टेस्ट हम दर्शकों को बता दें, एक वो टेस्ट होता है जिसमें हड्डियों की जांच की जाती है, जिसके आधार पर यह तय होता है किसी व्यक्ति की उम्र कितनी है। जी, इन्होंने कोर्ट में बोला 2002, जज साहब ने बोला 2002 का तो क्योंकि कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है तो हम 2001 मानेंगे, एक एडमिशन रजिस्टर नकली बना के लगाया गया उसको हम मानेंगे। फिर क्योंकि अलग अलग जन्म तिथियाँ आ रही थी, एक इनकी प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हुई हैं ये, उसमें इनकी जन्म तिथि आ रही है 1998, तो सीबीआई द्वारा ही ये बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट के वो बनाए गए हैं। उन्नाव में हुआ 19.5 साल, उन्नाव मेडिकल कॉलेज। आरएमएल लखनऊ की टीम जॉइंट कंसल्टेशन में बैठी 18 साल से ऊपर। एम्स दिल्ली की टीम, ये कमिटी है सर, एक कोई डॉक्टर नहीं बैठ रहा है, कमिटी है, इसमें आप देखिएगा 5 डॉक्टरों के सिग्नेचर है। एम्स मेडिकल बोर्ड 18 साल से ऊपर। और मेरी लड़ाई इनसे ये नहीं है कि ये पॉक्सो है, आप ये थी, मैं तो बोल रही हूँ कि ये घटना कभी हुई नहीं। आप खुद को क्यों नाबालिग और वो बता रही हैं? आप ही के चैनल के इंटरव्यू में मैं देख रही थी, कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में क्या आर्गुमेंट हुए सबने सुना है हम सबके सामने। 15 साल 10 महीने की थी ये जब वो हुआ घटना का वक्त। आप ही के इंटरव्यू में भैया इन्होंने कहा है मैं 17 साल की थी जब ये हुआ। तो ये स्वयं ही नहीं डिसाइड कर पा रही हैं कि ये क्या बोलना चाहती हैं, ये हर वक्त कन्वीनियंस के हिसाब से क्यों बोल रहे हैं। मतलब ऐश्वर्या जी, मैं अभी तक समझ पा रहा हूँ ये आपसे बातचीत करके कि आप इस केस के अलग अलग मेरिट्स को क्वेश्चन कर रही हैं। जिन जिन मेरिट्स पे ये केस बना, चाहे उनकी उम्र को लेकर हो, चाहे उनके टेस्टिमनी को लेकर हो, चाहे उनकी शिकायतों को लेकर हो, और चाहे आपके पिता की संलिप्तता या असंलिप्तता न होने को लेकर हो, आप हर लेवल पे इसको क्वेश्चन करना चाह रही हैं। मैं ये समझ पा रहा हूँ अभी। जी, कुछ बोल रही थी आप। नहीं, मैं यही बता रही थी कि हर तरह जो भी बातें मैं कह रही हूँ, इट इज़ बैक्ड बाय अ पेपर। मैं कोई हवा में बातें नहीं कर रही हूँ भाई आपके पास बैठ के कि मैं बोल दूँ ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा किया। मैं भी बच्ची हूँ, 8 साल, आपके पास तो 100 लोग हैं मैम, आप एक फ़ोन करती हैं, आप राहुल गांधी जी से मिलाती हैं। मेरे पास नहीं है 100 लोग। मेरे को रेपिस्ट की बेटी बोल रहे हैं, मैं अगर कोई अपनी बात भी रख रही हूँ तो कह रहे हैं इसकी बात सुन कौन रहा है, सुन क्यों रहा है। मुझे अब अपने बात बोलने का भी नहीं अधिकार बचा है 8 साल से, क्योंकि आपने एक बार बोल दिया था। किन कारणों से बोला था वो आप बेहतर जाने। पीड़िता झूठ बोल रही है आपका मतलब? बिल्कुल झूठ बोल रही है। मैं उनकी बेटी हूँ, मैं बिना हिचकिचाए बिना डरे ये बोल सकती हूँ, वो झूठ बोल रही है। सजा हुई लेकिन ना? बिल्कुल, मीडिया ट्रायल हुआ है, मीडिया ट्रायल हुआ है मेरे केस में, मेरे सबूतों को नज़रअंदाज किया गया है। साथ ही साथ मैंने हमेशा बोला है, मुझे जुडिशरी पे पूरा विश्वास है, मुझे लीगल प्रोसेस पे पूरा विश्वास है, मुझे अपने मुकदमे पे पूरा विश्वास है, मुझे अपने सबूतों पे पूरा विश्वास है। आप हर चीज़ मिटा सकते हैं, आप कागज़ नहीं मिटा सकते हैं। क्या सर्वाइवर का मोबाइल कुलदीप सिंह सेंगर के घर पे छीना गया था? वो तो बोलती हैं कि मैं मोबाइल इस्तेमाल नहीं करती थी। कौन सा मोबाइल छीना गया था? एक कहीं बयान आया था बहुत पहले कि छीन लिया गया था, फिर बताया। और मैं बता दूं, उन्होंने कोर्ट में आके कहा मैं मोबाइल इस्तेमाल नहीं करती थी, मुझे मोबाइल चलाना नहीं आता था। और जब जांच एजेंसी कितनी हमारे साथ कितना छल हुआ है, हमारे में आप चार्जशीट लगाते हैं तो आप वो नंबर ही नहीं लगाते हैं जिससे ये बात कर रही थी। ये तो जब ये इन्वेस्टिगेशन RC 11 ये जो आप दूसरे केस में बता रहे हैं, जब इसकी चार्जशीट सामने आती है तब हम देखते हैं कि अरे ये तो उस समय पे बात कर रही हैं। जांच एजेंसी से लेके सबने छल किया है इसमें। CBI ने भी? बिल्कुल, CBI ही जांच एजेंसी है इसकी। If you were investigating my case and you had an inkling that the girl was talking on that particular time, why didn't you investigate that particular aspect? आपने क्यों इन्वेस्टिगेट नहीं किया तब? RC 11 की चार्जशीट दायर करने में आपने इतनी देर क्यों की कि हमारा आधा मुकदमा, हमारे आधे एविडेंसेस हो जाएं? आप जानबूझ के देरी कर रहे थे क्योंकि आपको पता था कि जिस दिन RC 11 की आप चार्जशीट लगा देंगे उस दिन हमारे पास ये सबूत होगा।
इसीलिए आप जानबूझ के देरी कर रहे थे। हमें माननीय सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा कि हम आईओ को तभी एग्जामिन करेंगे जब ये आरसी 11 में चार्जशीट लगा देंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट का उसमें ऑर्डर है कि आईओ की क्रॉस तभी हो जब इसमें आरसी 11 की चार्जशीट लग जाए। उन्होंने जानबूझ के तथ्य छुपाए। उन्होंने चार्जशीट ही हम पे ऐसे लगाई कि इन्होंने ये कह दिया, इन्होंने ये कह दिया, इन्होंने ये कह दिया। ये लो कुलदीप सेंगर को सजा क्योंकि तुम 4 बार के विधायक हो। क्या मेरे पिता, मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ, जेल में है क्योंकि वो 4 बार के विधायक थे? इसकी सजा है? इसकी सजा है तो जितने 4 बार के उनको भेज दीजिए। इसकी सजा तो नहीं है ना सर। Obviously. सजा हमारे ऊपर इल्जाम क्या है? रेप का है। हम रेप डिफेंड कर रहे हैं ना, तो क्या सबूत है? आई एम ग्लैड यू सेड दैट। लेकिन आएंगे उस पे, मैं उसमें भी डिटेल में आपको बताऊंगी। लेकिन जो आप हम पे एलिगेशंस लगा रहे हैं, हम उसको डिफेंड कर रहे हैं ना सर। आपने क्यों प्रॉपर चार्जशीट नहीं फाइल की? उसमें आपके पास सारी चीजें थी। किस प्रेशर में थे आप? किस दबाव में थे आप? किस दबाव में हैं आप अब? क्योंकि हम मीडिया में नहीं आके चिल्लाए, हम नहीं बोले हमारे साथ अन्याय हो रहा है, आप हमारे घरों में रेड डालते हैं, हम बच्चियों को डराते हैं, मेरी माँ को परेशान करते हैं, मेरे कमरे उलट के चले जाते हैं। हमने मीडिया में आके नहीं कहा तो हमारे साथ हुआ नहीं? क्योंकि हम अच्छे घर के बच्चे हैं कि अगर हमारे सामान आप उलट के भी चले गए तो हम जल्दी से उसको सिमटा के रख लेंगे कि किसी को पता ना लग जाए कि आप हमारा सामान उलट के चले गए हैं। इसी का फायदा उठाया जा रहा है कि हमने मीडिया में आके नहीं बोल दिया कि अरे देखो हमारे साथ ये, देखो हमारे साथ गाली गलौज हो रही है, देखो हमारे साथ ये हो रहा है। कि हम बोलते रहे कि नहीं, हम एक सीधा रास्ता अपनाएंगे, हम जा रहे हैं, हम कागज उठा रहे हैं, हम जा रहे हैं। वो तो जब मैंने सुप्रीम कोर्ट में देखा, मैं अपनी गाड़ी से उतरी, 20 पत्रकार मेरे मुंह पे माइक लगा के खड़े हैं। मैंने कहा बचा क्या है, मुझे बोलना पड़ेगा। कब तक आप मेरे सामान उल्टोगे, मैं चुपके से जाके सिमटा के बोलूंगी कि नहीं ऐसा नहीं हुआ। लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि कुलदीप सिंह सेंगर का परिवार अब तक क्यों चुप था, अब तक क्यों मीडिया कैमरे से दूर था? क्योंकि हमें लगता था सच को शोर मचाने की जरूरत नहीं है, ये कागज कहाँ जाएंगे। लेकिन हम देख रहे कागज, सच का कोई महत्व ही नहीं है। एक बड़े जर्नलिस्ट आके एक डिबेट करते हैं, कहते 11 बार ट्रक ने एक गाड़ी को मारा। अरे कहाँ लगा 11 बार ट्रक ने एक गाड़ी को मारा? कहाँ से बोल रहे हैं आप ये सब फैक्ट? अरे आप इतने बड़े चैनल के मालिक हैं, जर्नलिस्ट हैं, आपको सोच के बोलना चाहिए। उनका भी परिवार है। जो आप न्यूज आप दे रहे हैं, देश भर में फीड कर रहे हैं, जहर भर रहे हैं किसी एक आदमी के खिलाफ, उसके परिवार के साथ क्या बीतरी होगी जो चिल्ला रहे नहीं मेरे पिता निर्दोष हैं। अरे आपको बोलना है, आपकी सिंपैथीज एक तरफ है, मैं सम्मान करती हूँ उसका। मेरी भी सिंपैथीज, अगर मैंने कुछ ऐसा सुना होता तो शायद उसी तरफ होती। लेकिन आप दूसरी तरफ दिखाइए, और आप अनवेरीफाइड चीजें बोले जा रहे हैं। इतने बड़े बड़े चैनल, अनवेरीफाइड चीजें, ये मर गए, ये मर गए, ये अरे कहाँ है? दिस डिस्चार्ज रिपोर्ट सर सिर्फ सीबीआई ने नहीं लगाई है, आईआईटी दिल्ली की एक्सपर्ट कमेटी, सीएफएसएल फॉरेंसिक जांच हुई है। नेचुरल एक्सीडेंट था। आप किसी के नेचुरल एक्सीडेंट के लिए मेरे पिता को जिम्मेदार ठहरा देंगे? आपने सीबीआई पे इतना प्रेशर बनाया, मेरे घर कोई आने को नहीं तैयार था। मेरे जो मंदिर है गांव वाला पुजारी नहीं आने को तैयार है। मैं नहीं आऊंगा मैडम। तो क्या हुआ था अप्रैल 2018 में? क्या हुआ था अप्रैल 2018 में? आप सबको पता है जो आज हुआ है वही 2018 में हुआ था। इसी तरह का मीडिया प्रेशर एक क्रिएट किया गया। मेरे पिता को उस वक्त तक कुछ कोजेंट कोई न सबूत था ना कुछ, वो सिटिंग विधायक थे, और एक प्रेशर के चलते एक पीआईएल फाइल की गई। बहुत ही इस केस में आपको ऐसी अद्भुत चीज़ें मिलेंगी। एक पीआईएल फाइल कर दी जाती है कि अरेस्ट करो कुलदीप सिंह सेंगर को। तुरंत वो एक्सेप्ट होती है, तुरंत कुलदीप सिंह सेंगर अरेस्ट हो जाते हैं। कैसे हो रहे हैं इस देश? हम बोल नहीं रहे तो क्या हमें दिख नहीं रहा है कि आप क्या कर रहे हैं हमारे साथ? आपके चाचा अतुल सिंह, उन पर इल्जाम था, डीजीपी के आदेश के बाद अरेस्ट किया गया। मैं बताती हूँ। अब ये जो मारपीट वाले मुकदमे पे आ रहे हैं, इसको क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी है आप सबके बीच में। ग्राम माखी में 3 तारीख को लड़ाई होती है इनके पिता और 3 अन्य लड़कों के बीच में। उसमें क्रॉस एफआईआर्स लिखाई जाती है। जो ये पिता की हत्या बताते हैं उसमें पहले सुन लीजिए कन्विक्शन हमारा किसके अंडर है। इट इज़ अंडर 304 पार्ट 2 120B ऑफ 304 पार्ट 2, मतलब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी
और 1304 पार्ट 2 होता है गैर इरादतन हत्या। तो हमारे ऊपर हत्या का वो नहीं है, दैट इज गैर इरादतन हत्या का। 2 गुटों में लड़ाई होती है, वो लड़के मान रहे हैं कि हाँ हमारी लड़ाई हुई है, वो कहाँ भाग रहे हैं उस चीज से? शशि प्रताप सिंह और उसके साथ के लोग जी, वो सब मान रहे हैं कि हमारी लड़ाई हुई है। इनकी लड़ाई उनसे होती है, उनकी लड़ाई इनसे। वो 3 लड़के थे, ये एक थे, इन्होंने आपस में मारपीट की। दोनों तरफ से FIR लिखाई गई। 3 तारीख को इनका जो मेडिकल हुआ है, मेरे पास वो मेडिकल के भी वो हैं, उसके बाद इनका पूरा एग्जामिनेशन हुआ, ही वॉज फिट टू बी डिस्चार्ज्ड, जिसके बाद वो जेल भेज दिए जाते हैं। 3 से 8 तारीख तक वो एकदम ठीक है। जेल इसलिए भेज दिए जाते हैं क्योंकि दूसरे पक्ष ने भी FIR करवाई हुई है, क्रॉस FIR है, वही मैं बता रही हूँ, क्रॉस FIR है। तो ये भी, लेकिन पूरे मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद देयर इज अ मेडिकल रिपोर्ट दैट ही वाज फिट टू बी डिस्चार्ज्ड एंड एम्स हैज एग्जामिन्ड दैट रिपोर्ट एंड इट सेज दैट ही वाज फिट टू बी डिस्चार्ज्ड ऑन 4th of June और ऑन 4th of April 2018, आई एम सॉरी, 4th of April 3 को ये घटना है मारपीट की। 8 तक इंसान एकदम ठीक है, 8 को ये आती हैं और सेल्फ इमोलेशन वाली वो चीज़ सबको ही मुख्यमंत्री आवास के बाहर, मुख्यमंत्री आवास के बाहर वो अटेम्प्ट जो करने की बात कही जाती है, ये करती हैं। 8 तक जो आदमी ठीक था उसको 8 भर में जाने क्या हो जाता है, 9 को उनकी मौत हो जाती है। जो आदमी 4 तारीख को ठीक था, फिट टू बी डिस्चार्ज, उसकी 9 को जाके मौत हो जाती है, जब ये 8 को ये कर देती हैं। और इनके उस वक्त आप इंटरव्यूज उठा के देखिए, कह रही है मेरे पिता को मार डाला, तब तक इनके पिता जिंदा थे। भैया मैं तो आपके माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज इन्वेस्टिगेट फर्दर व्हाट एक्चुअली हैपेंड, हाउ डिड ही डाई। आपकी थ्योरी क्या कहती है? मेरी थ्योरी यही कहती है कि जो आदमी 4 तारीख को फिट था, 9 तारीख को ये सब ड्रामा होने के बाद ऐसा क्या हुआ उस जेल में। और 3 की ये जो बात है, 3 को मेरे पिता है भी नहीं, 3 को मेरे पिता दिल्ली में है, ये तो CBI भी नहीं झुठला पाई है। एंड आई विल टेल यू वन थिंग वेरी इंटरेस्टिंग इन दिस केस। हमें 2 कन्विक्शन है, 2 मुकदमों में, सिर्फ 2 मुकदमों में। इसके पहले इसके बाद हमारे ऊपर कोई भी मुकदमे नहीं रहे हैं। आप कुलदीप सेंगर पे 28 मुकदमे, 30 मुकदमे जो सब चला रहे हैं, सब फर्जी हैं, आप झूठ चला रहे हैं। मीडिया चैनलों से कहना चाहती हूँ। वेरी इंटरेस्टिंग, एक ये जो हमारा नंबर है हमारी, क्योंकि CDR लोकेशन सारी मैच कर रही है, ये उस घटना स्थल की नहीं है। एक हमारा जो नंबर है जिसपे कॉन्स्टेंटली कॉल आ रही है, हमारे रेप वाले मुकदमे में बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट जज साहब ने नोट किया, वो कहते हैं कि ये हो सकता है आपका PA उठाता हो, आप ना उठाते हो। इट इज़ नोटेड इन द कन्विक्शन, ये जजमेंट। और जो ये 304 वाला मुकदमा है, हम दिल्ली में बैठे हैं और उसी नंबर को उठा के उन्होंने हमें कन्विक्ट कर दिया वहाँ पे, कह रहे नहीं अब तो आप ही उठाते हो। तो आप सेम नंबर, एक जगह आप कहते हो सकता है आपका PA उठाता हो और लो कन्विक्शन, और एक जगह कहते हो नहीं आप ही उठाते हो, आप ही बात करते हो, लो कन्विक्शन। तो यू वांट टू कन्विक्ट मी ईदर वे, यू आर जस्ट लुकिंग फॉर रीजंस, आप कैसे भी उसमें रीजंस बना सको। अब आप, I can't criticize the judiciary, I can criticize the judgment, it is my right and I am criticizing the judgment। मैं कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ कि ये किस तरह का जजमेंट लिखा हुआ है, ये किसके क्या दबाव है कि ये किस तरह के जजमेंट आ रहे। हमने तो भी, लेकिन भैया हमने आज तक सबने देखा हो कि क्यों चुप थी उनकी बेटियां, क्योंकि हमें विश्वास है कि हमारे ये कागज़, हमारी ये बातें, हमें लगता था कि हमें और कहीं बोलने की सच में ज़रूरत नहीं है। हम अप्रैल वाली घटना के बारे में बात कर रहे थे। चार्जशीट में कहा गया कि कुलदीप सिंह सेंगर उस समय जो तत्कालीन SP थे अशोक सिंह भदौरिया, और नहीं सॉरी, माखी पुलिस स्टेशन इंचार्ज, SHO और तत्कालीन SP। नहीं आप फिर कंफ्यूज हो रहे हैं। अच्छा आप अपनी क्वेश्चन कर। मैं बोल रहा हूँ कि चार्जशीट में कहा है कुलदीप सिंह सेंगर उस समय डिस्ट्रिक्ट पुलिस सुपरिटेंडेंट और इसके अलावा माखी के पुलिस स्टेशन इंचार्ज, इन दोनों के टच में थे, और जिसने पिता का एग्जामिनेशन किया था उन्होंने उससे भी बात की थी। कुलदीप सिंह सेंगर और उनके भाई के खिलाफ भी चार्जेस फ्रेम किए गए, और इसके अलावा सब इंस्पेक्टर कामता प्रसाद, कांस्टेबल आमिर खान के खिलाफ भी इसमें उनको बुक किया गया। ओके, लेट मी क्लैरिफाई, प्लीज गो अहेड। है ना,
आप ये थोड़ा मिस इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। एसपी इस केस में पहली बात तो कोई अक्यूज नहीं है। नहीं, मैं अक्यूज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि कुलदीप सिंह सेंगर इनके टच में थे, इनसे बातचीत कर रहे थे। ये तो फिर मतलब आपको क्लियर है ना कि कुलदीप सिंह सेंगर उन्नाव में नहीं थे, दिल्ली में थे। ये तो आप ऑन कैमरा फिर बोलिए ना भैया। नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ टच में थे। टच में कैसे? टच दिल्ली में थे इसीलिए टच में थे ना, वरना फोन पे क्यों? वो दिल्ली में हो चाहे दुबई में तो, नहीं, लेकिन वो टच में थे, चार्जशीट मैं ये कह रहा हूँ। चलिए मैं आपको चार्जशीट दे दूंगी, वो दिल्ली में थे। और हम पे वही 120 भी इसीलिए बनाया गया है कि ये फोन से बात कर रहे थे। पहली बात तो इसमें खैर हम डिटेल्स में जाएंगे तो हम चलते चले जाएंगे, लेकिन कि किसी को, इनकी माताजी भी मानती हैं कि किसी को पता ही नहीं था कि इनके पिता आने वाले हैं गांव, तो हम प्री प्लान नहीं कर सकते कोई चीज़ इसमें। हमारी जो पहली कॉल लगी है वो एसपी को लगी है उस जिले के। तो ये किसी भी विवेक शायद नहीं, उस वक्त एक महिला एसपी थी वहाँ पे, उनको लगी है, ठीक है। और वो अक्यूज तो है नहीं। तो अगर कोई भी घटनाक्रम होती है, हम तो कह रहे हैं कि चलिए कोई भी घटनाक्रम है, हालांकि मेरे पिता को उस वक्त तक पता भी नहीं था। हम डिफेंस में विटनेस लेके आए हैं कि हम किसी और मामले में, एक पूरन निस्पंसारी हमारे यहाँ गांव है, उसमें लाउड स्पीकर का मामला था। हम वहाँ की टेंशन्स बहुत ज़्यादा थी, तो मेरे पिता इस वजह से उनको कॉल किया था उनको। लेकिन चलिए हम आपकी भी थ्योरी मान लेते हैं। सो द फर्स्ट कॉल माई फादर मेड इज टू द एसपी ऑफ दैट सिटी and nobody else. SP Unnao. And what would I say to SP Unnao? Please look what is happening. That's it, right? और मैं क्या कहूँगी? Okay. क्या SP Unnao के ऊपर तो ये है नहीं कि वो जाओ मारो, ऐसे तो accusations नहीं है. Please be very clear. This is not the accusation. First call that my father makes is to the SP of the city. Where is the allegation? What did I conspire? मैंने किसी गुंडे को, मेरी वहाँ पे मौजूद ये जो 3 लड़के हैं उनसे कोई बातचीत नहीं है। क्या मेरी इन तीनों लड़कों से कोई बातचीत है, कोई कॉल है? एक से भी नहीं है। तो जो 3 लोगों से जो लड़ाई हुई वहाँ पे, मेरी उनसे एक भी कॉल नहीं है, तो मैं किससे कह रही हूँ मारो? कि आप मतलब आप कहानी तो प्रॉपर बनाए। ओके। और आपके पिताजी ने डॉक्टरों से बातचीत की? क्या ये चार्ज है आपके पिताजी पे? मेरे पिताजी ने कोई डॉक्टरों से बातचीत नहीं की। इट इज़ वेरी क्लियरली गिवन कि डॉक्टर साहब का एक कॉल उसमें मेरे पिताजी के पास आया, वो भी अगली डेट पे। एंड उसमें वही डॉक्टर थे जिन्होंने उसके पिता को एग्जामिन किया था? नहीं, दैट्स अ डिफरेंट डॉक्टर, डॉक्टर फ्रॉम उन्नाव, जिन्होंने उनके पिता को एग्जामिन किया, ही इज अ डिफरेंट डॉक्टर, दिस इज अ डिफरेंट डॉक्टर। लेकिन आप डॉक्टर बोल रहे हैं तो मैं इस चीज़ को इसीलिए वो कर रही हूँ कि मैं कोई भी ऐसी चीज़ ना बोलूँ कि जो बाद में एक डॉक्टर साहब का जी मेरे पिता को अगले दिन कॉल आया हुआ है, बट दे आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट थिंग्स, और वो भी उनका कॉल आया, मेरे पिता ने किसी को कॉल नहीं किया हुआ है। ओके, ठीक है। तो अतुल जी को फिर इस केस में भी जेल भेजा गया? जी। अगले दिन जिस दिन FIR लिखी हुई है, मेरे चाचा का भी उसमें नाम नहीं था। ऑडियो क्लिपिंग्स हैं जिसमें वो जो 3 लड़के हैं वहाँ पे जो मौजूद हैं, जिन्होंने माना है कि हाँ हमसे झगड़ा हुआ है, उनसे भी वो कहते हुए इनके चाचा दिख रहे हैं कि इनके चक्कर में मत पड़ो, इनका नाम लिखाओ। और आप ये जो खरोच वाली रिकॉर्डिंग में बता रही हैं उसमें भी कि अतुल का नाम है कि नहीं, तो ये इनको एक मौके की तरह मुझे लगता है शायद दिखा, और मेरे चाचा का नाम जस्ट तुरंत उसके बाद ऐड किया गया था उसमें। और मैं आपको इसी के साथ साथ मुझे ये याद आया, मैं बता दूं, जब CBI ने भी हम पे चार्जशीट लगाई तो RC 10 में, जो कि इनके पिता की मृत्यु वाला केस है, उसमें हमारा नाम नहीं था। ये फिर कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया, 2 केसों को मर्ज किया, फिर प्रोसीडिंग्स अलग तरह से उसमें हुई, बट उसमें हमारा तब नाम नहीं था। फिर क्यों सजा हो गई? इतने सबूत आपके खिलाफ, क्या केवल मीडिया ट्रायल? मैं सिर्फ मीडिया को इसका दोष देना चाहेंगी आप? नहीं, वो आपके प्रेरोगेटिव है, मैं उस पर कुछ कह नहीं सकता। जी, मैं मीडिया को इसमें, क्योंकि आप लोग ना, आप जिस तरह से आपने शुरुआत भी की और आप लोग जो हम पे अटैक करके एक जो नैरेटिव बना है आपके जो खिलाफ, आप ये कह रही सवाल हैं। भी आप करते हैं हमसे, आपने जैसे गैंग रेप से शुरुआत की, और ये कहानी आप किसी को भी सुनाएंगे तो उसको लगेगा ये क्या गंदा आदमी है, कि बताओ इसने ऐसा किया, फिर पूरे परिवार को मरवा डाला। अरे ये कहानी आप मुझे सुनाएंगे तो मैं उस आदमी को 100 गालियाँ दूंगी, लेकिन क्या इसी का पूरी कहानी है। लेकिन ऐसा जब हुआ ही नहीं है, क्या रेप हुआ है? सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं टिका तब ये?
सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है। सुप्रीम कोर्ट में पहली बात तो समझिए, अगर आपने प्रोसीडिंग्स वॉच की होंगी तो एक लीगल पॉइंट को लेके सीबीआई गई थी, वेदर एमएलए इज अ पब्लिक सर्वेंट और नॉट। और इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा एलके आडवाणी वाले केस का हवाला देते हुए भी, एलके आडवाणी इज प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, एंड वी हैव टेकन दैट स्टैंड हाई कोर्ट में भी कि नहीं आईपीसी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एम्बिट पे लाना चाहिए। हाँ जी, वो फिर एक लीगल डिस्कशन हो गया कि आईपीसी में करप्शन एक्ट है वो, तो वो लीगल डिस्कशन में मैं अभी आपके साथ नहीं जाऊंगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एक लीगल पॉइंट को देखते हुए उस पर स्टे लगाया है। और अभी हमारे पास मौका है, हम रिजॉइंडर फाइल करेंगे, हम अपनी सारी बातें वहाँ पे ले जाएंगे कि ऐसी ऐसी बात है। लेकिन बहुत ही दुख की बात है कि देखिए, इनके पास पूरा लीगल रिकॉर्ड्स था, आपके पास एक बहुत काबिल वकील हैं, वो हर चैनल पे भी बैठ रहे हैं। महमूद प्राचा की बात कर रही हैं आप? जी, जिन्होंने आपका मुकदमा लड़ा है, वो बहुत काबिल हैं और उनकी काबिलियत मेरे ख्याल से पूरा देश देख ही रहा होगा, क्योंकि वो हर चैनल पे बैठते हैं। सो इज़ अ वेरी कॉम्पिटेंट लॉयर और आपके पास वो थे। सो आई डोंट नो व्हाई यू फेल्ट द नीड कि आपके पास पूरा अधिकार था मेरे पिता के पक्ष में, अगर कोई ऑर्डर आया है आप उसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाके ऐसे भी चैलेंज कर सकते थे, बट आपने वो रास्ता नहीं अपनाया। आप ऐसे भी जाते तो आप सुने जाते, आप ऐसे भी जाते आप सुने ही जाते सर। इस देश की यही एक महानता है जिसकी वजह से मुझे सिस्टम पे विश्वास है कि हम भी जाएंगे। आज पूरा देश हमसे नफरत करता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह देगा कि तुमसे लोग नफरत करते हैं, हम तुमको नहीं सुनेंगे। यही देश की महानता है। अगर आप ऐसे भी जाते तो आप सुने जाते, लेकिन आपने वो रास्ता नहीं अपनाया। आप पहले ही दिन जाके, अरे आपके पास इतने कॉम्पिटेंट वकील हैं जो हर चैनल पे बैठ के बोल रहे हैं, हमारे पास तो नहीं है। हमारे कौन से वकील हर चैनल पे बैठ के बोल रहे हैं? हमारे तो बहुत बड़े जो क्या कहते हैं, हमारे जो सीनियर भी हैं वो भी किसी चैनल पे नहीं बोल रहे हैं। आपके तो वकील बोल रहे हैं ना, आपकी बात हर जगह रख रहे हैं। ऐश्वर्या, जुलाई 2019 में क्या हुआ था जब रायबरेली जाते समय ट्रक बिना नंबर प्लेट वाली या धुंधले देखिए, बिना नंबर प्लेट वाली और ये सब तो जो आप लोगों की थ्योरीज है वो आप लोग जाने। लखनऊ, आई हैव केप्ट द डिस्चार्ज ऑर्डर हियर। 3 सीबीआई और मैं जो आपके अपने घरों में रेड और ये सब आपको बता रही थी, उसी वक्त की बात है। ऐसा माहौल बनाया गया जिसने इस केस की पूरी दिशा और दशा पलट दी। मैं एक बार बस रेकनर के लिए वो घटनाक्रम बता दूं, फिर आप अपनी सच्चाई बताइएगा। जुलाई 2019 रायबरेली जाते समय इस केस की सर्वाइवर, उनकी कार को ट्रक ने टक्कर मारी जिसमें उनके 2 रिश्तेदारों की मृत्यु हुई। सर्वाइवर और उनके वकील घायल हो गए और उसके बाद 29 जुलाई 2019 को इस मामले में कुलदीप सिंह सेंगर और 9 अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। जी इतना दबाव बना इस देश में, पूरी देश की संवेदनाएं एक तरफ थी। सुओ मोटो सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया। हमें 30 जुलाई को उन्होंने लेटर भी लिखा था एक। जी, वो लोग ऑलरेडी चाह रहे थे कि दिल्ली मुकदमा आ जाए। उनका चाचा जो है दिल्ली में बहुत बड़ा गैंग चलाते हैं, आप पता लगाएंगे तो आपको पता चलेगा, वो बहुत बड़े गैंग। कुलदीप सिंह सेंगर ने 2018 में एक इंटरव्यू में कहा भी था, एबीपी को दिए इंटरव्यू में जी, कि उनके पीड़िता के चाचा का नाम लिया था उन्होंने उस इंटरव्यू में जी, कि वो एक बहुत बड़े गिरोहबाज और हिस्ट्री शीटर हैं। जी। और जिसको लेकर मैंने पीड़िता से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि अगर मेरे चाचा इतने बड़े गुंडे होते तो हमारा भी घर परिवार कुलदीप सिंह सेंगर के परिवार की तरह समृद्ध होता। देखिए, उनका परिवार, ये पर्सनल जो उन्होंने टिप्पणी की है, मैं उनकी तरह जाके पर्सनल टिप्पणियाँ नहीं करूँगी, लेकिन मैं अपने मीडिया आपसे बोल सकती हूँ और बाकी कि आप रिसर्च कर लीजिए इस पे थोड़ी, कि क्या वो गिरोहबाज थे। 17 मुकदमे तो मैंने आपको दिखाई दिए, और क्या उनका दिल्ली में क्या नेटवर्क था। मेरे पिता क्यों डरते थे, मैं दिल्ली में पढ़ रही थी, मेरे पिता क्यों डरते थे कि बेटा अकेले घर से निकलना मत, वापस आ जाओ, मत दिल्ली में पढ़ाई करो क्योंकि दिल्ली में वो हैं, क्या हो जाए तुम्हारे साथ। बिल्कुल। किसका गैंग चलाते थे वो, किसके गैंग में थे, क्या कहानियां सुनती हैं आप? इनका बहुत बड़ा दिल्ली में नेटवर्क है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी सर, मैं अभी भी दिल्ली में अकेले ही रहती हूँ और मुझे कोई आपकी इच्छा, सरकार की तरफ से कोई सुविधा और सुरक्षा तो मुझको दी नहीं गई है कि मैं बेबाक होके जो अपनी बात, हालांकि मैं कोशिश कर रही हूँ। मुझे आप अगर थोड़ा बहुत कुछ हो भी जाएगा तो भगवान के हाथ में है, लेकिन गिरोह चलाते थे और आप पता करेंगे तो आपको इनकी पूरी असलियत भी पता चल जाएगी। इनके चाचा खुद क्लेम करते हैं कि मैं
इतने करोड़ों का ITR भरता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, उन सबकी रिकॉर्डिंग्स हैं, सब कुछ है। तो ये लोग कोई 7 करोड़ की FIR जो अपने चाचा और माँ पे लिखा रहा हो कि 7 करोड़ केस मैनेजमेंट में खर्चा हुआ। किस केस मैनेजमेंट में कौन सा खर्चा हुआ? दिस इज एन क्या FIR की डिटेल है इसकी? ये FIR मैं आपको दे दूंगी, मैं इसको पढ़ देती हूँ। रेफरेंस क्या है, किसने किसके खिलाफ कब लिखाई है? ये जो कंप्लेनेंट है हमारी केस की, इन्होंने अपने चाचा और माँ के खिलाफ लिखाई हुई है कि इन्होंने मेरे 7 करोड़ रुपए केस मैनेजमेंट में खर्च कर दिए, जो कि मुझे अलग अलग संस्थाओं से मिले थे। पीड़िता ने अपने चाचा और माँ के खिलाफ FIR लिखवाई है जी। ओके, ये FIR है, ये आप ये मुझे भी कुछ मीडिया चैनलों द्वारा ही मिली है। ये उस वक्त चली थी, तो मैंने कहा कि अगर भाई साहब मुझे भी हो सकता है आप लोगों के पास कॉपियाँ हो, मीडिया वालों के पास होती है, तो मैंने भी मंगाई। तो ये मुझे भी मीडिया चैनलों द्वारा ही मिली, क्योंकि जागरण में उस वक्त खबर छपी थी कि इन्होंने ऐसा ऐसा बोला है। तो मैंने दैनिक जागरण में पढ़ा था और मैंने फिर उसका पता लगाया, तो ये बात सच थी। ओके जी ठीक है, आप कुछ बता रही जी, मैं आप एक्सीडेंट के बारे में मुझसे पूछ रहे थे, तो मैं यही बता रही थी कि CBI, IIT दिल्ली की एक्सपर्ट कमेटी, CFSL फॉरेंसिक जांच, तीनों चीज़ें इसमें हुई, महज नेचुरल एक्सीडेंट पाया गया। आज भी आप हम पे अगर इल्ज़ाम लगाती हैं किसी चीज़ का, हम क्यों आपके साथ, आप हम पे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा चुकी थी। बहुत लॉजिकली सोचने की बात है सर, बहुत लॉजिकली सोचने की बात है। आप हम पे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा चुकी हैं। हम भगवान ना करे आपके साथ कभी भी कुछ हो। मैंने अभी भी अमित शाह जी को चिट्ठी लिखी है, कमिश्नर ऑफ पुलिस को चिट्ठी लिखी है कि प्लीज़ सर इनकी सुरक्षा बढ़ाइए प्लीज़, क्योंकि मैं मीडिया चैनलों में देख रही हूँ ये बोल रही है कि मुझे कुछ हुआ तो ये हर बार का है। हर बार ये कहना स्टार्ट करती है मुझे कुछ हुआ तो फिर कुछ हो जाता है सर, और हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा नाम आ जाता है उसमें, पूरा देश हमसे नफरत करता है, गालियाँ लिखता है, हमारे पुतले फूकता है, लिखता है ये तुम इसकी बेटी हो, तुम उसकी बेटी हो। तो ये हम इस चीज़ से बहुत बच रहे हैं। हमने बहुत आग्रह किया, हमने कमिश्नर ऑफ पुलिस, हमने अमित शाह जी, हमने सबको चिट्ठी लिखी है कि आप प्लीज़ देखिए, हम न्यूज़ चैनलों में देख रहे हैं कि ये ऐसी ऐसी चीज़ें बोल रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा, और हमें इस बात का बहुत डर है कि हम फिर इस बार मीडिया ट्रायल का शिकार हो जाएंगे इसी तरह से, क्योंकि हमारी बात कोई नहीं सुनेगा। आपको इसलिए चाहती हैं कि फिर से आपका नाम न उछले, इसलिए इनको सुरक्षा मिले, ताकि इन पर कोई... बिल्कुल मैं चाहती हूँ ये सुरक्षित रहे, ये समृद्ध रहे, इनका परिवार। मैं इन पे कभी, मैं चाहती हूँ, मैं और ये हम उम्र ही होंगे, ये मुझसे 1-2 साल बड़ी हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप और मैं दोनों, हम दोनों बेटियाँ हैं ना, आप भी अपने अंदर झांकिए। और मैं तो जो कर रही हूँ मैं देख ही रही हूँ, मैं अपने पिता का मुकदमा लड़ रही हूँ, मुझे पता है वो निर्दोष है। वो आपके विवाह को लेके वो काफ़ी सवाल उठाती हैं। मैं वही कह रही हूँ, मैं नहीं पूछता, पर्सनल चीज़ों पे नहीं जाता। अगर उन्होंने मेरे इंटरव्यू में ना कहा होता तो वो आपके विवाह और आपके वैभवशाली जीवन को लेकर काफ़ी सवाल उठाती हैं कि फलां तारीख को आपका विवाह होता है, कुलदीप सिंह सेंगर अपनी बेटी का विवाह करते हैं और लंबे समय के लिए उनको जेल से बाहर आने की इजाज़त मिलती है। ये सब नहीं होना चाहिए। मतलब उनके कुछ इल्ज़ाम हैं अपने आपके आसपास, जो ऐश्वर्या सेंगर के आसपास जो घूमते हैं। मैंने सुना, वो मेरे निजी जीवन को लेके उन्होंने सिर्फ आपसे नहीं, हर चैनल पे उन्होंने बहुत कुछ बोला है। मेरी शादी कहाँ हुई है, किससे हुई है, कहाँ घर है, क्या है। उन्होंने बहुत गंदी गलत टिप्पणियाँ भी की हुई हैं मेरे ऊपर, लेकिन मैं उनके ऊपर ऐसी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ। और मैं तो चाहती हूँ कि वो भी बहुत सुखी रहे, समृद्ध रहे, लेकिन इस तरह से निजी टिप्पणी करना किसी के ऊपर बहुत गलत बात है। आपको खुद भी समझना चाहिए बोलने से पहले कि आप किसी की बच्ची के बारे में बोल रही हैं, और ऐसी बच्ची के बारे में बोल रही हैं जिसके पिता के खिलाफ आप ऑलरेडी एक ऐसा माहौल बना चुकी हैं कि शी इज़ इवन मोर प्रोन टू बीइंग हेटेड। मतलब मुझसे सब नफ़रत करते हैं सर। मैंने आपको ये 4 डॉक्यूमेंट दिखा दिए, आप देखिएगा। अगर आप ये चलाएंगे, और मैं होप करती हूँ कि आप ये चलाएं, तो आप सिर्फ लोग मुझे गालियाँ देंगे कि अब आगे डॉक्यूमेंट दिखाने।
अरे तो मैं कहाँ जाऊँ सर, मेरे पास डॉक्यूमेंट ही है, मेरे पास मेरा सच ही है, मैं कहानियाँ नहीं सुना सकती उनकी तरह बैठ के सर। हम लोग नहीं हैं इस तरह के कि हम अपना हमारा कुछ भी हो हम लेके बैठ जाएं। हमारे पास नहीं है 10 लोग मदद करने के लिए, हमारे पास 10 लोग क्या, हमारे पास 2 लोग नहीं है मदद करने के लिए। अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम वही है सर जो पहले से रहा है हमें, क्योंकि अगर आपके दिल्ली हाई कोर्ट से भी जमानत मिलने के बाद आपके पिता कुलदीप सिंह सेंगर जेल से तो बाहर नहीं आ रहे थे, क्योंकि दूसरे मुकदमे में वो लॉज थे। जी दूसरे मुकदमे में भी हमने सुनवाई करवा दी है। दैट इज़ ऑल्सो रिजर्व्ड विद द दिल्ली हाई कोर्ट एंड वी होप फॉर जस्टिस। आई होप कोर्ट्स किसी भी एंड आई नो कि कोर्ट्स किसी भी तरह के प्रेशर में नहीं आएंगी, किसी तरह की भी दबाव में नहीं आएंगी। आई ट्रस्ट द जुडिशरी ऑफ दिस कंट्री, आई ट्रस्ट दिस कंट्री कि ड्यू प्रोसेस, आप कितना भी एक तरफ एक इमोशनल माहौल और वो बना लें, लेकिन अल्टीमेटली ड्यू प्रोसेस जीतेगा। तो मैं लीगली इस मुकदमे को और टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी लड़ूंगी। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह के सबूत हमारे पास है, जिस तरह के डॉक्यूमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं, उसमें अंत में जीत हमारी होगी। कोई ऐसा है इस मुकदमे का जो पहलू जो मीडिया के सामने हो, जो कोर्ट में फाइल्ड हो, लेकिन बार बार इग्नोर किया जाता रहा, या जो बार बार नज़रों से दूर हो? सारे इसके सब केस के सबूत सब आज तक मेरे ख्याल से किसी मीडिया पर्सन को नहीं पता है कि किस तरह से इस केस में क्या हुआ। सबको जो एक कहानी सुनाई गई, एक जो बहुत ही दर्दनाक लगती है सुनने में कहानी, उसके सिवा मुझे नहीं लगता कि किसी भी मीडिया पर्सन को कुछ भी इस केस के बारे में पता है। अगर पता होता तो वो ये नहीं कह रहे होते कि 11 बार किसी बेचारे ट्रक ड्राइवर और मालिक को लोगों ने पकड़ के मार दिया वहां पे, कि ये हुआ वो हुआ। किसने मारा था ट्रक से टक्कर? फिर क्या लगता है? नेचुरल एक्सीडेंट था सर। जिन बेचारों की ट्रक से एक्सीडेंट हुआ था वो आज भी वो मुकदमा लड़ रहे हैं। जिनकी ट्रक से एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें मेरे पिता डिस्चार्ज किए गए। डिस्चार्ज मतलब ये होता है कि कोई भी साक्ष्य उनके खिलाफ नहीं थे, कोई भी साक्ष्य नहीं पाए गए। और जो बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर कोई कानून में किसी को दिलचस्पी होगी तो वो इसकी एफआईआर पड़ेगा। 302 में हमारी एफआईआर की गई थी। लास्ट में 506 का मुकदमा, चार्जशीट लगा दी सीबीआई ने ज़बरदस्ती। कोई नहीं कह रहे, पूरी चार्जशीट है। इनके चाचा ने कहा कि ऐसा हुआ। अरे साक्ष्य का है, ये क्या चार्जशीट है? और कोई सबूत नहीं था, सब एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट थी, हम डिस्चार्ज होके आए उसमें। और बेचारे जो जिनके ट्रक से एक्सीडेंट हुआ, उन पर एक्सीडेंट का मुकदमा चल रहा है, वो झेल रहे हैं। आपको नहीं लगता कि बहुत सारे चेन ऑफ इवेंट्स हैं जो आपके पिता के खिलाफ जाते हैं? एक चेन ऑफ इवेंट जो दिखता है सामने, एक चेन ऑफ इवेंट जो बनाया गया है वो मेरे पिता के खिलाफ जा सकता है, लेकिन अगर वो असली कोई चेन ऑफ इवेंट देखेगा कि क्या किस तरह हुआ, तो वो हर कदम पे साजिश देखेगा कि किस तरह से साजिश हुई और किस तरह से इंफॉर्मेशन छुपाई जा रही है। ये जो एक हिडन इंफॉर्मेशन और एक मिस इन्फॉर्मेशन का ये जो एक दौर है जो हर जगह चल रहा है, कि किसी ने बोल दिया 11 बार ट्रक से एक्सीडेंट हुआ तो घर वालों को क्यों मरवाया? अरे नहीं मरवाया घर वालों को। किस घर वाले को मरवाया? 4 लोगों का परिवार है, 2 बेटियां, मेरी माँ। 8 साल से पापा को तो आपने जेल में बंद कर रखा है। मेरे 2 चाचाओं को आपने मुकदमा लिखा दिया। एक जो पैरोकारी कर रहे थे दिल्ली में, अकेले मेरे घर के मेल मेंबर थे जो पैरोकारी कर रहे थे। 2019 में दिल्ली में संदिग्ध हालत में उनकी यहाँ पे मौत हो गई, और हमें पता है कि आप ही ने कुछ कराया है, लेकिन हम नहीं गए, हम नहीं तो भी नहीं चिल्लाए। हमें पता है आप ही लोगों के गैंग ने कुछ कराया है। कोई नहीं था मेरे चाचा के साथ। आपके चाचा की संदिग्ध हालत में मौत हुई? जी, मेरे पिता 3 भाई हैं जी, 2 पे इन्होंने मुकदमा करा दिया, और एक मेरे बीच वाले चाचा थे मनोज, अतुल, कुलदीप और मनोज, 3 भाई। ठीक है जी हम अतुल और कुलदीप जेल में हैं इस समय, और मनोज के बारे में आप बता रही हैं कि मनोज नहीं, मेरे छोटे वाले चाचा बीमार हैं तो वो ही इज आउट ऑन मेडिकल बेल। बट क्या कहते हैं, जो मेरे बीच वाले चाचा हैं, तो मतलब मेरे घर के सारे मेल मेंबर्स पे इन्होंने लिखवा ही दिए थे मुकदमे। जो मेरे बीच वाले चाचा हैं वो एक इकलौते पैरोकार बचे थे यहाँ पे। 2019 में जब ये केस दिल्ली ट्रांसफ़र होके आया है, तो क्योंकि हम लोग उस वक्त बहुत छोटी थी हमारी उम्र, तो हम लोग भी कुछ नहीं समझते थे। जैसा मैंने बताया कि हमने लॉ की पढ़ाई भी इस केस के बाद ही स्टार्ट की है। तो 2019 में वो अकेले यहाँ पे रह के पैरोकारी कर रहे थे, और 2019 में दिवाली के दिन हमें पता चलता है कि हम सब क्योंकि दिवाली के लिए घर पे थे और वो दुखी थे क्योंकि उनके भाई के ऊपर ऐसा मुकदमा था, तो हमने उनको फ़ोन पे हमने
बात भी की है उनकी मेरी चाची ने उनसे थोड़ी देर पहले कि आ जाइए घर, दिवाली है। तो उन्होंने उनसे कहा कि क्या दिवाली, मतलब अब हम लोग के लिए कुछ बचा नहीं है, सब मुझे गंदी नज़रों से देखते हैं, मैं नहीं आऊँगा। दिल्ली में अकेले थे, पैरोकारी कर रहे थे, और हमें अचानक से खबर आती है कि वो नहीं रहे। हम भाग के आते हैं, हमें उनकी बॉडी देखने को नहीं दी जाती है। फिर बड़ा मतलब मैं उस घटना, क्योंकि आप मेन चीज़ से डाइवर्ट हो जाएगा पूरा वो, तो मैं उसके बारे में बात नहीं करती। लेकिन हमने भी अपने चाचा खोए हैं, और उनके भी 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, और हमें तो मेरे पिता को वो उनको लाया गया, उन्होंने दाह संस्कार किया दिवाली के अगले दिन। पूरा गांव आया था, जो लोग आए थे लेके, जो पुलिस वाले, वो डर रहे थे कि कहीं पथराव ना हो, कि इतने गंदे मुकदमे लगे हुए हैं उस पे। और जब आए तो उन्होंने देखा पूरा गांव रो रहा है कि भैया क्या हो गया, निर्दोष फंसाए गए हो। सबको जो वहाँ जाता है, जो आप जाइए ना सर अपने टीम को लेके, आप मेरे गांव जाइए, वो बताएंगे आपको कि क्या हुआ, कैसे हुआ। आप मेरी बात मत मानिए, आप उनकी बात मानिए। आप उन लोग से पूछिए जो उस पंचायत में थे, आप उन लोग से पूछिए जो हम दोनों को जानते हैं। हम सब तो एक ही गांव के हैं। मेरे चाचा को मार डाला, किसी को पता है आज तक? किसी को एक न्यूज़ वाला बता दे कि 2019 में मेरे एक चाचा को मार डाला। और आप कह रही हैं कि इसमें पीड़िता के घर वाले शामिल हैं? देखिए, हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ हैं, मैं उनकी तरह हवाई क्लेम्स नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन बिल्कुल हो सकते हैं। बिकॉज नो फैमिली मेम्बर वॉज प्रेजेंट विथ हिम एट दैट टाइम। हम जब तक आए, हम लखनऊ से जब तक दिल्ली पहुंच पाए, फिर हम आए, हमने वेट किया, हमें बॉडी नहीं देखने को दी जा रही थी, हम रोते रहे, हम छोटे छोटे बच्चे, कोई मेल मेंबर भी नहीं घर का, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भैया प्लीज़ हमें एक बार देख लेने दीजिए। तो हमने भी देखा है सर, हमने भी बहुत दुख देखा है। हमने, क्योंकि मीडिया में नहीं आके बोला तो आपको लगा दूसरी तरफ दुखी नहीं है। हमने भी बहुत दुख देखा, हमने भी सब खोया है। हाँ है हम बड़े घर के, ठीक है, आपका यही तो क्लेम है, तो हमने दुख नहीं देखा है। आपने क्या छोड़ा हमारा? आपने मेरे पिता को 8 साल से जेल में बंद रखा है, 8 साल से। किसी के जीवन के 8 साल क्या होते हैं? कल वो छूट के भी आएंगे तो आप वापस करेंगे 8 साल? कौन वापस करेगा 8 साल? कौन वापस करेगा? वो हर बार जब मुझसे मेरे चाचा के मरने पे भी न्यूज़ वाले चला रहे, रेपिस्ट का भाई मरा, किसी के घर का आदमी मर गया है, किसी के घर का मेरे चाचा मर गए हैं, और आप कह रहे हो रेपिस्ट का भाई मरा। अरे गांव वाले से पूछो क्यों इतना जमावड़ा लगा। अरे जमावड़ा नहीं, गांव के लोग हैं। हमने बुलाई तो भीड़ बुलाई, आपने बुलाई तो समर्थक आए। सर हम बोले नहीं, हमने किसी से कहा नहीं, हमने कहा नहीं ये फैक्ट है, ये तथ्य है, हमने उसमें इमोशंस नहीं डाले तो आपको लगा हमारे इमोशंस नहीं है। बच्चियों के साथ कुछ हो नहीं रहा है, रेपिस्ट का भाई मर, अरे कैसी बातें कर रहे, किसी के घर का कोई मर गया, किसी के घर का 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके परिवार के साथ क्या हुआ? क्या समाज है ये? एक ही तरफ का दुख दिखता है आपको, एक तरफ ही लोग हैं। हमने बोल दिया तो हम रेपिस्ट की बच्ची है, हमारे मुंह से कुछ निकलेगा वो सच नहीं है। हमारे मुंह से निकली हुई हर बात झूठ है। हम कागज लेके बैठे हैं तो झूठ है, वो ऐसे बोल दे रहे हैं तो सच है। मैं मेरी सारी संवेदनाएं, हर चीज़ देखिए उनके साथ है, मैं उनको कुछ कभी गलत नहीं बोलती। मैं उनसे भी, मैं आपसे भी यही बोलूँगी कि मैं कभी उन पे कोई निजी टिप्पणी, कोई पर्सनल टिप्पणी नहीं करूँगी, लेकिन ये जो उन्होंने किया है वो गलत किया है, बहुत गलत किया है सर। उन्होंने और उनके परिवार ने, उनकी जो भी उनके पीछे लोग लगे हैं, आप लोग पता करेंगे, आपको सब पता लगेगा। आप लोकल लोगों के पास जाइए, आप पता करेंगे, आपको पता चलेगा कौन लोकल लोग हैं। पूरा उन्नाव जान रहा है कौन लोग लगे हुए हैं, कौन लोग सुरक्षा के लिए लगे हैं, कौन लोग किस लिए लगे हैं, आपको सब पता लगेगा। बहुत बहुत पहलू है सर, एक तरफ का दुख नहीं है। आप पानी पिएंगी? नहीं ठीक है सर, थैंक यू। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या जी।
इस बातचीत में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको देखकर, जिसको सुनकर फौरी तौर पर आप दर्शक अपनी राय बना सकते हैं, और बनाना भी चाहिए, क्योंकि राय बनाने के बाद भी हम संवाद करते हैं, उस पर भी बात करते हैं। लेकिन राय बनाने से इतर एक कानूनी प्रक्रिया है जो अपना रास्ता चलती है, अपने रास्ते चलती है। तमाम साक्ष्यों, तमाम सबूतों, तमाम टेस्टिमनीज़ और तमाम किस्म के आवेदनों को ध्यान में रखते हुए कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ती है। किसी भी कानूनी प्रक्रिया की में एक अपने अपने कुछ नुआंसेस होते हैं, तो बातचीत वैसे ही आगे बढ़ती है, उम्मीद के साथ कि किसी भी दोषी को न्याय से दूर न रखा जाए और किसी भी निर्दोष को अन्याय न नसीब हो, और हर पीड़ित को उसका उचित न्याय मिले। इस उम्मीद के साथ हम ये बातचीत यहाँ कंक्लूड करते हैं। आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।